हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्स रडार इंडिया पर। आज हम बात करेंगे नोटशेट 2020 में आए हुए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चन के बारे में। अगर आपने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे तो नोटशेट 10 आरआरबी व सभी नर्सिंग एग्जाम में सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से 60% तक क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्या आप जानते हैं कि नोटशेट और नर्सिंग एग्जाम में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन कौन से हैं? जो कैंडिडेट सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं उनका सिलेक्शन रेट सबसे ज़्यादा होता है। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट सिलेक्शन दिला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए आप। ए नर्स 65-year-old patient admitted in a long-term care facility has developed pressure ulcer. On assessment, the nurse found that the bone is visible and palpable on the wound site. The nurse noted that the stage of the pressure ulcer is। कौन सी स्टेज में एक पेशेंट है जो 65 ईयर ओल्ड है, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी में डाला है, उसको प्रेशर अल्सर हो गया। तो असेसमेंट में कौन सा नर्स असेसमेंट में क्या करेगी? उसकी बोन विजिबल हो रही है, पाल्पेबल वुंड है, साइड है। नर्स कौन से स्टेज का प्रेशर अल्सर उसको बताएगी कि ये कौन सी स्टेज का प्रेशर अल्सर है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, प्रेशर अल्सर प्रेशर प्रेशर अल्सर को हम बेड सोर एंड डेक्यूबिटस अल्सर के नाम से भी जानते हैं। डेक्यूबिटस अल्सर के नाम से भी जानते हैं। प्रेशर अल्सर या जो बेड सोर होता है, प्रेशर अल्सर, बेड सोर और डेक्यूबिटस अल्सर, ये होते हैं स्किन और सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी है जो कि बोन को ऊपर होती है, कंटिन्यूस प्रेशर की वजह से होती है। लगातार एक ही एरिया दबाव में रहने के कारण दोस्तों प्रेशर अल्सर, बेड सोर या डेक्यूबिटस अल्सर देखने को मिल सकता है। यदि हम इसकी बात करें तो दोस्तों, इसका जो मेन कारण होता है, हम बोल सकते हैं कि क्यों होता है, कंटिन्यूस प्रेशर की वजह से होता है। जब कंटिन्यूस प्रेशर एक पॉइंट पे होता है, उस वजह से वहाँ का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, देन टिश्यू डैमेज देखने को मिलता है। वहाँ का जो टिश्यूज होते हैं उनका नेक्रोसिस देखने को मिलता है। लगातार एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूस प्रेशर होता है जिससे ब्लड सप्लाई कम होती है और टिश्यू नेक्रोसिस देखने को मिलता है। यदि हम बात करें कि ये कौन से पेशेंट में देखने को मिलता है, तो दोस्तों जो पेशेंट होते हैं, एक तो बेड रिडन पेशेंट जो लंबे समय तक बेड रिडन है, उस पेशेंट में देखने को मिल सकता है। व्हील चेयर पेशेंट, मोबिलिटी कम होने वाले पेशेंट में जो बेड रिडन है, एक व्हील चेयर पे हो, उनमें भी ये देखने को मिल सकता है। उसके अलावा जिनका न्यूट्रिशन पुअर हो, जो हाई प्रोटीन डाइट नहीं ले रहे हैं, उनके अंदर ये देखने को मिल सकता है। जिनका हाइड्रेशन लेवल लो है, उनके अंदर ये देखने को मिल सकता है। उसके अलावा जो इनकंटिनेंस है, मतलब उनका यूरिन पे कंट्रोल नहीं है, लगातार जो जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे मोइस है, लगातार उनके जो बिस्तर है उनके अंदर मोइस है, उनके अंदर देखने को मिल सकता है। तो कौन कौन से पेशेंट पे दोस्तों? एक तो बेड रिडन, दूसरा जो व्हील चेयर पे है, तीसरा जो जिनका न्यूट्रिशन लेवल लो है, जो प्रोटीन डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, उसके अलावा जिनका लो हाइड्रेशन लेवल है, और जो इनकंटिनेंस है, लगातार उनका जो बिस्तर है, जो बेड है जहाँ पे जब वो स्लीप कर रहे हैं, जहाँ पे बेड रिडन पेशेंट है वहाँ पे मॉइस्ट बना हुआ है, उस वजह से भी पेशेंट के अंदर बेड सोर या पेरेशल अल्सर वो बन जाते हैं। यदि हम इसके बात करें कि कौन से जो एरियाज होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, एरिया, मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया, वैसे तो दोस्तों सुपाइन, साइड लाइन और प्रोन, तीनों में अलग अलग एरियाज होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एरिया की बात कर लेते हैं, हम कंबाइन ही बात कर लेते हैं कौन कौन सी ज़्यादा हाईलाइट टॉपिक है। एक तो होता है दोस्तों सेक्रम, सेक्रम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा आता है कोकिक्स, यहाँ पे भी प्रेशर अल्सर उत्पन्न हो सकते हैं। उसके अलावा ग्रेट ट्रोंकेटर, ग्रेट ट्रोंकेटर के अंदर भी ये जो ब्रेड्स और या जो प्रेशर अल्सर है वो बन जाते हैं। उसके अलावा स्टियल ट्यूबरोसिटी के अंदर बनते हैं। हेड की हम बात करें तो वहाँ पे जो ओसिपिटल एरिया है वहाँ पे देखने को मिल सकता है। प्रोन पोजीशन में जो फीमेल है उसके अंदर ब्रेस्ट पे हो सकता है, मेल के अंदर जेनाइटल ऑर्गन पे देखने को मिल सकता है। उसके अलावा कैल्किनस एंड लेटरल मेलियस के अंदर देखने को मिलता है। तो ये सारी जगह होती है जहाँ पे पेशेंट के अंदर बेड्स और उत्पन्न होते हैं, जनरेट होते हैं, सेक्रम, कोकिक्स। उसके अलावा जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है, उसके अलावा फीमेल के अंदर ब्रेस्ट, प्रोन पोजीशन फीमेल ब्रेस्ट, मेल के अंदर जेनाइटल एरिया। उसके अलावा साइड लाइन पोजिशन में ये जो अपना टेम्पोरल रीजन है इसके आसपास हो सकता है। उसके अलावा रिब्स के साइड लाइन पोजिशन के अंदर रिब्स के अराउंड देखने को मिल सकता है।
यदि हम बात करें कि इनका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, जब प्रेशर अल्सर डेवलप हो गए तो उनका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। पहला कॉम्प्लिकेशन होगा पर्टिकुलर एरिया के अंदर सेलुलाइटिस होगा, जिस वजह से इन्फेक्शन और सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। उसके अलावा सेप्सिस हो सकता है, सेप्सिस से फिर फर्दर इन्फेक्शन डेवलप हो सकते हैं। उसके अलावा बोन जॉइंट इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, जिससे पेशेंट के अंदर ऑस्टियोमाइलाइटिस, सेप्टिक अर्थराइटिस देखने को मिल सकता है। उसके अलावा कार्सिनोमा हो सकता है, जब प्रोलॉन्ग जो वुंड है वो होगा तो नॉन हील्ड प्रेशर अल्सर हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं स्क्वाइमस सेल कार्सिनोमा को जनरेट कर देगा। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। एक तो सेल्यूलाइटिस, लगातार प्रेशर से इन्फेक्शन हो जाएगा सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू का। सेप्सिस, इन्फेक्शन हो जाएगा लगातार वुंड में, हील नहीं होगा तो फर्दर इन्फेक्शन देखने को मिल सकते हैं। बोन और जॉइंट का इन्फेक्शन हो जाएगा, जिस वजह से पेशेंट के अंदर ओस्टियोमाइलाइटिस एंड सेप्टिक अर्थराइटिस देखने को मिल सकता है। उसके अलावा कार्सिनोमा हो सकता है, लगातार प्रोलॉन्ग नॉन हीलिंग के कारण स्क्वाइमस सेल कार्सिनोमा देखने को मिल सकता है। यदि हम प्रेशर अल्सर की स्टेज की हम बात करते हैं, प्रेशर अल्सर की स्टेज की हम बात करें तो नेशनल प्रेशर इंजरी एडवाइजरी, नेशनल प्रेशर इंजरी एडवाइजरी पैनल, NPIAP। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म याद रखना, N फॉर नेशनल, P फॉर प्रेशर, I फॉर इंजरी, A फॉर एडवाइजरी और P फॉर पैनल। इसके अकॉर्डिंग 4 स्टेज होती है प्रेशर अल्सर की, 4 स्टेजेज। कौन कौन सी दोस्तों। फर्स्ट स्टेज की हम बात करते हैं तो इसमें आता है स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट में होता है नॉन ब्लीचेबल रेडनेस स्किन इंटैक्ट, नॉन ब्लीचेबल, ठीक है दोस्तों, रेडनेस होती है लेकिन स्किन इंटैक्ट रहती है, स्किन इंटैक्ट रहती है। स्टेज सेकंड के अंदर क्या होता है दोस्तों, स्टेज सेकंड होती है उसके अंदर पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस होती है, पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस देखने को मिलता है। हम बोल सकते हैं ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है, ब्लिस्टर, ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है और सेलो ओपन अल्सर देखने को मिल सकता है। उसके अलावा जो स्टेज थर्ड होती है, स्टेज थर्ड के अंदर हमें देखने को मिलता है फुल थिकनेस स्किन लॉस, फुल थिकनेस स्किन लॉस होगा। उसके अलावा फेट में भी विजिबल बट बोन, फेट तो विजिबल होगा, हो सकता है बोन हो ना हो लेकिन फैट विजिबल होगा। उसके अलावा टेंडन और मसल नॉट विजिबल, फैट विजिबल होगा, मसल और टेंडन विजिबल नहीं होंगे स्टेज थर्ड के अंदर। यदि हम बात करें स्टेज फोर, स्टेज फोर की हम बात करते हैं तो दोस्तों फुल थिकनेस टिश्यू लॉस होंगे विथ एक्सपोज्ड बोन, बोन यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगी, टेंडन और मसल्स भी विजिबल होंगे। तो नेशनल प्रेशर इंजरी एडवाइजरी पैनल, नेशनल प्रेशर इंजरी एडवाइजर पैनल के अकॉर्डिंग 4 स्टेज होती है। स्टेज फर्स्ट जिसमें रेडनेस होता है, नॉन ब्लीचेबल रेडनेस देखने को मिलती है लेकिन स्किन इंटैक्ट रहती है। स्टेज सेकंड के अंदर दोस्तों पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस होता है, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों वहाँ पे ब्लिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर यदि प्रेशर अल्सर से पूछते हैं, स्टेज सेकंड पूछते हैं तो ब्लिस्टर नाम लिखा हुआ जरूर मिलेगा आपको क्वेश्चन में, वहाँ पे स्टेज सेकंड है। उसके अलावा थर्ड स्टेज के अंदर फुल थिकनेस स्किन लॉस देखने को मिलता है, पेट में विजिबल होता है, बोन जरूरी नहीं हो ही, बोन टेंडन मसल विजिबल हो ना हो लेकिन फैट जरूर विजिबल होता है। और स्टेज फोर के अंदर फुल थिकनेस टिश्यू लॉस देखने को मिलता है, वहाँ पे बोन टेंडन और मसल एक्सपोज होते हैं। ये दोस्तों ये नाम याद रखना, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल प्रेशर इंजरी एडवाइजरी पैनल। और यदि हम दोस्तों इसके बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो हम उसकी बात करें तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि विजिबल बोन आई वहाँ पे स्टेज फोर होगा, विजिबल बोन, विजिबल मसल्स, टेंडन, स्टेज फोर, स्टेज फोर। दूसरी बात दोस्तों, यदि फेट विजिबल हो लेकिन नो बोन, बोन विजिबल नहीं हो, स्टेज थर्ड दोस्तों। और जहाँ पे ब्लिस्टर या सेलो अल्सर हो, स्टेज सेकंड। और जहाँ पे रेडनेस हो वो स्टेज फर्स्ट के अंदर आती है। यदि हम बात करें इसके अंदर नर्सिंग रोल की, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, यदि हम नर्सिंग इंटरवेंशन की हम बात करते हैं उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। विजिबल बोन स्टेज फोर, फेट विजिबल बट नो बोन सेकेंड, थर्ड स्टेज, ब्लिस्टर या सेलो अल्सर है स्टेज सेकंड, रेडनेस ओनली और स्किन इंटैक्ट है फर्स्ट स्टेज। यदि हम नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें जहाँ से क्वेश्चन आने का सबसे ज़्यादा चांस होता है और नर्स का रोल ही वही है, नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर एवरी 2 आवर्स पोजीशन चेंज, एवरी 2 आवर्स पोजीशन चेंज करो आप पेशेंट की,
दूसरा, स्किन केयर के अंदर आप जो अफेक्टेड एरिया है उसको क्लीन रखो और ड्राई रखो, क्लीन एंड ड्राई। तीसरा जो रोल होता है दोस्तों, मसाज नहीं करनी है, पर्टिकुलर एरिया के अंदर मसाज नहीं करनी है, अवॉइड मसाज। यदि आप मसाज करोगे अल्सर वाले एरिया को तो वहाँ पे वुंड बन सकता है। बेड केयर करना है पेशेंट की, हमेशा बेड को क्लीन रखना है, ड्राई रखना है और रिंकल फ्री रखना है। रिंकल रिंकल बोले तो सलवटें, सलवटों से फ्री रखना है। उसके अलावा पेशेंट का फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करना है, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। उसके अलावा मॉइस्चर कंट्रोल करना है, जो कि ड्राई करना ही है, वो आएगा। न्यूट्रिशन, पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन करके रखना है, जिसमें हाई प्रोटीन डाइट एंड हाई कैलोरी डाइट, हाई प्रोटीन एंड कैलोरी डाइट पेशेंट को देनी है। ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। ऑक्सीजन थेरेपी क्यों? पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, ताकि उसके अंदर इस्चेमिया ना हो, प्रॉपर जो सेचुरेशन मेंटेन रहेगा तो पेशेंट को इजी होगा। उसके अलावा कंफर्ट डिवाइस यूज करना है, जैसे कि एयर मैट्रेस यूज करना है, उसके अलावा वाटर मैट्रेस यूज करना है। ये सब करने। स्टेज 4 के अंदर नेक्रोटिक टिश्यू है, अगर स्टेज 4 है विथ नेक्रोटिक टिश्यू तो आपको डेब्रिटमेंट का ऑप्शन भी देखना है। तो दोस्तों क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन है? पहला, एवरी 2 आवर्स पोजीशन चेंज करनी है। स्किन केयर करना है, जो अफेक्टेड एरिया होता है इसको क्लीन और ड्राई रखना है। मसाज बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। बेड केयर हमेशा क्लीन, ड्राई और रिंकल फ्री रहना चाहिए। क्लीन रहना चाहिए, ड्राई रहना चाहिए और रिंकल फ्री इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करना है। उसके अलावा मॉइस्चर कंट्रोल करना है और न्यूट्रिशनल स्टेटस में हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट देनी है। ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग देनी है। कंफर्ट डिवाइस के अंदर एयर मैट्रेस, वाटर मैट्रेस का यूज करना है। उसके अलावा यदि स्टेज 4 है, नेक्रोटिक टिश्यू स्टेज है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट का ऑप्शन भी लेना है। और यदि अगर अल्सर इन्फेक्टेड हो तो एंटीबायोटिक थेरेपी भी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर देनी है, डॉक्टर एडवाइस देनी है। यदि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें दोस्तों कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो आपको एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसको याद रखने की, सबसे इजी दोस्तों। तो इसमें एक जो शॉर्ट ट्रिक है उसके लिए आप यूज कर सकते हो 2DMONC, 2D मोन सी। 2 4, हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज। D4, जो एरिया होता है उसको ड्राई एंड क्लीन करना है। M4, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रखनी है, मॉइस्चर अवॉइड करना है। O से ऑक्सीजन थेरेपी आ जाएगी। N से न्यूट्रिशनल थेरेपी आ जाएगी, जिसके अंदर हाई प्रोटीन और कैलोरी डाइट देनी है। और C4 कंफर्ट डिवाइस आ जाएगा, जिसके अंदर एयर मैट्रेस, वाटर मैट्रेस का यूज करना है। तो दोस्तों यदि आपको नर्सिंग इंटरवेंशन 2D मोन्स याद रहेगा तो आपको इसका कंसेप्ट याद रहेगा। और प्रेशर अल्सर के लिए बार्डेन स्केल का यूज किया जाता है दोस्तों। बार्डेन स्केल का यूज किया जाता है, जिसकी जो नंबरिंग होती है, मिनिमम जो नंबरिंग होती है वो 6 होती है, और उसका जो मैक्सिमम स्कोर होता है बार्डेन असेसमेंट का, जो बार्डेन रिस्क असेसमेंट स्केल है, उसका मिनिमम स्कोर 6 होता है, मैक्सिमम स्कोर होता है वो 23 होता है, जिसको 6 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो प्रेशर अल्सर, बेड सोर या डेक्यूबिटस अल्सर के लिए जो रिस्क स्केल यूज किया जाता है वो बार्डेन रिस्क असेसमेंट स्कोर होता है, पैरामीटर होता है। इसको पैरामीटर बोल सकते हो, बार्डेन रिस्क असेसमेंट स्केल पैरामीटर। बार्डेन रिस्क असेसमेंट स्केल पैरामीटर होता है, जिसके अंदर मिनिमम स्कोर होता है वो 6 होता है, मैक्सिमम स्कोर होता है वो 23 होता है। यदि हम इसकी कैटेगरी की हम बात करें कि इसमें क्या क्या देखने को मिलता है दोस्तों, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि 6 पॉइंट होते हैं, उनको ध्यान में रखना है। जैसे कि पहला आता है सेंसरी परसेप्शन। सेंसरी परसेप्शन होता है वो 1 से 4 के बीच में होता है। दूसरा आता है मॉइस्चर, वो भी 1 to 4 के बीच में होता है। तीसरा आता है एक्टिविटी, जो कि 1 के 4 के बीच में होती है। जो न्यूट्रिशन होता है वो भी 1 to 4 के बीच में होता है। और शेयर एंड फ्रिक्शन होता है वो 1 to 3 होता है। शेयर एंड फ्रिक्शन तो वो 1 to 3 होता है। हम बात कर रहे थे दोस्तों प्रेशर अल्सर, बेड सोर या डेक्यूबिटस अल्सर के बार्डन रिस्क असेसमेंट स्केल पैरामीटर की, जिसमें 6 पॉइंटों को ध्यान में रखा जाता है। पहला आता है सेंसरी परसेप्शन, जिसका मिनिमम स्कोर 1 होता है, मैक्सिमम 4 होता है। दूसरा मॉइस्चर, जिसका मिनिमम 1 मैक्सिमम 4। तीसरा एक्टिविटी, 1 to 4 के बीच में होता है। न्यूट्रिशन स्टेटस भी हम 1 to 4 के बीच में कैलकुलेट करते हैं। शेयर एंड फ्रिक्शन 1 to 3 होता है, 1 से 3 के बीच में होता है। मिनिमम स्कोर होता है इस बार्टन स्केल का 6 और मैक्सिमम होता है 23। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि पेशेंट के अंदर बोन विजिबल हो रही है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो डी है। डी इज राइट आंसर दोस्तों, डी। क्योंकि यहाँ पे बोन विजिबल हो रही है और पाल्पेबल वुंड है,
साइट है, ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में जोड़ दिया गया है। बाकी बोन विजिबल हो गई है स्टेज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ एन इन्फेंट विद ए क्लेफ्ट प्लेट रिपेयर द नर्स शुड पोजीशन द बेबी इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन। क्लेफ्ट प्लेट के अंदर कौन सी पोजीशन देखी नर्स? ऑन साइड लाइन पोजीशन, इन इन्फेंट सीट, प्रोन, सुपाइन। बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रोन। अब हम बात करते हैं कि जब क्लेफ्ट प्लेट रिपेयर किया जाता है तब उसका गोल होता है कि सर्जिकल साइड को प्रोटेक्ट करना, सर्जिकल साइड प्रोटेक्ट करना और ट्रॉमा से बचाना, सूचना लाइन को डैमेज होने से प्रिवेंट करना। तो पेशेंट को प्रोन पोजीशन दी जाती है जिससे जो प्रेशर होता है वो क्लेफ्ट प्लेट पे ना नहीं लगता है और एक्सीडेंटल ट्रॉमा से प्रिवेंट किया जा सकता है। अब आप बोल रहे हो साइड लाइन क्यों नहीं देते, साइड लाइन से सिक्रेशन भी बाहर निकलेगा, लेकिन साइड लाइन जो आइडियल है वो नहीं है। इससे क्या होता है कि पेशेंट रोल करता है तो ट्रॉमा और एस्पिरेशन का चांस हो जाता है। जो चिल्ड्रन होता है, जो इन्फेंट होता है, यदि वो साइड लाइन से रोल कर गया और तो वो दिक्कत आ सकती है, जो फ्लूइड बाहर निकलता है उसको एस्पिरेट कर सकता है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए प्रोन दी जाती है। प्रोन इस आइडियल पोजीशन होती है दोस्तों। जो ये दोस्तों मैं डेटा आपको बता रहा हूँ ये 3-4 ऑथेंटिक बुक से लिया गया है, जैसे कि सिद्धार्थ एंड बुर्नर जो कि एमएसएन का डेटा लिया जाता है, उसमें कुछ वैल्यूज हैं जो वहाँ पे देखने को मिलती हैं। उसके अलावा जो बड़ी कोचिंग है वहाँ से लिया गया है, और भी जो बुक होती हैं उनसे डेटा रेफर किया गया है। आप इन पे 100% विश्वास कर सकते हो। उसके अलावा जो ये बार्डेन रिस्क असेसमेंट स्केल पैरामीटर को जो रिलीज करती है उसकी साइट से लिया गया है। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, किसी टीचर से पूछेंगे तो उनका भी आंसर यही होगा दोस्तों। इसका सी आंसर है दोस्तों। सुपाइन में पता है दोस्तों कि सुपाइन में लेट आते ही नहीं है, एस्पिरेट होने का चांस होता है, इसलिए इसका जो आंसर है दोस्तों वो प्रोन पोजीशन है। जो पोजीशन होती है वो प्रोन पोजीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द कलर कोडिंग ऑफ द बैग यूज इन हॉस्पिटल टू डिस्पोज ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट सच एज बॉडी पार्ट्स। तो हॉस्पिटल में बॉडी पार्ट्स को या ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए किस प्रकार के बैग का यूज करते हैं? रेड, ब्लैक, येलो, ब्लू। जैसे कि आपको पता है दोस्तों ब्लू में येलो बैग का यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। अब हम थोड़ा सा BMW के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। 4 प्रकार के बैग होते हैं दोस्तों जो यहाँ पे दिए हुए हैं। उसमें से हम पहले की हम बात करते हैं येलो। येलो में क्या क्या आएगा दोस्तों? येलो में एक तो आएगा दोस्तों ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जिसका हमने बात की है, जिसमें बॉडी पार्ट्स आ सकते हैं। उसके अलावा एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट आ जाएगा, सॉइल्ड वेस्ट आ जाएगा, एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन भी येलो के अंदर ही आती है दोस्तों। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है, जो मेडिसिन होती है वो कहाँ जाती है, एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन कहाँ जाएंगी, वो दोस्तों येलो बैग के अंदर ही जाएंगी। उसके अलावा केमिकल वेस्ट, केमिकल लिक्विड वेस्ट, वो भी येलो के अंदर ही जाएगा दोस्तों। तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट और एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट, वो भी येलो के अंदर ही जाएगा। उसके अलावा केमिकल वेस्ट या हम बोल सकते हैं केमिकल लिक्विड वेस्ट, वो भी येलो के अंदर ही जाएगा। डिस्कार्डेड लिनन मेट्रेस, वो भी येलो के अंदर जाएगा। उसके अलावा बेडिंग कंटामिनेटेड विद ब्लड, जो बेडिंग है और जो कंटामिनेट हो गई है ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स माइक्रोबायोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी एंड अदर क्लिनिकल जो लेबोरेटरी वेस्ट होता है, ये सब येलो के अंदर ही जाएगा। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कि येलो में क्या क्या जाएगा दोस्तों। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट, एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन भी येलो के अंदर ही जाएगी। उसके अलावा केमिकल वेस्ट, केमिकल लिक्विड वेस्ट, और उसके अलावा डिस्कार्डेड लिनन मेट्रेस, बेडिंग कंटामिनेटेड विथ जो कि ब्लड, बॉडी फ्लूइड, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड अदर जो क्लिनिकल लेबोरेटरी वेस्ट होता है वो पूरा येलो के अंदर जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं रेड के अंदर क्या जाएगा दोस्तों। जो रेड के अंदर जाएगा उसकी हम बात करें तो रेड में जाता है एक तो कंटामिनेटेड वेस्ट जो रिसाइकलेबल हो, कंटामिनेटेड वेस्ट जो रिसाइकलेबल हो। उसके अलावा ट्यूबिंग जाती है, बोतल जाती है, आईवी ट्यूब्स जाएंगी एंड शेड्स। आईवी ट्यूब और शेड्स वो किस में जाएंगे दोस्तों? रेड में जाएंगे। उसके अलावा रेड में कैथेटर्स जाएंगे, यूरिन बैग जाएगा, सिरिंज जाएंगी विदाउट नीडल। याद रखना सिरिंज आप डिस्कार्ड करते हो, विदाउट नीडल रेड के अंदर जाएगी। फिक्स नीडल एंड ग्लव्स, ये सारे किस में जाएंगे? फिक्स नीडल सिरिंज दोस्तों, फिक्स नीडल सिरिंज, नीडल नहीं जाएगी, फिक्स नीडल सिरिंज एंड ग्लव्स, ये सारे रेड में जाएंगे।
तो रेड में क्या क्या है दोस्तों, कंटामिनेटेड वेस्ट है जो रिसाइकलेबल है, उसके अलावा ट्यूबिंग, बोतल, आईवी सेट्स और कैथेटर, उसके अलावा यूरिन बैग, सिरिंज, सिरिंज कौन सी, विदाउट नीडल जो पिस्टन है वो, फिक्स नीडल सिरिंज, फिक्स नीडल सिरिंज भी, एंड ग्लव्स, ये सारे रेड के अंदर जाएंगे। यदि हम बात करते हैं दोस्तों वाइट, वाइट में क्या जाएगा दोस्तों, जो वाइट में जाएगा वो वेस्ट शार्प, शार्प वेस्ट होता है दोस्तों, वो वाइट के अंदर जाएगा, जो कि मेटल्स हैं उसमें, नीडल, सिरिंज विथ फिक्स नीडल, सिरिंज विथ फिक्स नीडल, जो नीडल की सिरिंज थी, फिक्स नीडल सिरिंज थी, वो तो जा रही थी रेड में, लेकिन जो सिरिंज है उसका फिक्स जो नीडल है, जो मेटल है, वो वाइट में जाएगा। उसके अलावा नीडल्स फ्रॉम नीडल टिप, कटर और बर्नर, स्कैल्पेस, ब्लेड्स और एनी अदर कंटामिनेटेड शार्प ऑब्जेक्ट जो कि पंचर एंड कट्स लगा सकते हैं, वो सारे किस में जाएंगे दोस्तों, वाइट के अंदर जाएंगे। तो इसमें वेस्ट जो शार्प है उसमें नीडल जो मेटल के बने हुए हैं, स्पेशली मेटल वाले, नीडल, सिरिंज जो कि फिक्स नीडल है, सिरिंज विथ फिक्स नीडल, नीडल्स फ्रॉम नीडल टिप, कटर और बर्नर, स्केल्पेस, ब्लेड्स और एनी अदर कंटामिनेटेड शार्प ऑब्जेक्ट जो कि पंचर एंड कट लगा सकते हैं वो। उसके अलावा यूज बोथ डिस्कार्डेड एंड कंटामिनेटेड मेटल शार्प, जो डिस्कार्डेड और कंटामिनेटेड मेटल शार्प है वो भी वाइट के अंदर जाएंगे। ब्लू के अंदर क्या जाएगा दोस्तों, ब्लू के अंदर जो जाएगा वो ग्लास वेयर जाएंगे, ग्लास वेयर में ब्रोकन और डिस्कार्डेड कंटामिनेटेड ग्लास, कंटामिनेटेड ग्लास में कौन से, मेडिसिन वाइल, एम्पुल, उसके अलावा जो मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स हैं वो सारे किस में जाएंगे दोस्तों, ब्लू में जाएंगे। और एक ब्लैक होता है जो जनरल वेस्ट होता है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी आएगा, येलो, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड आईवी कैनुला यूज फॉर इन्फेंट, इन्फेंट के लिए किस प्रकार का कैनुला यूज किया जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों कैनुला क्वेश्चन आया है तो हम थोड़े कैनुला के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें कौन सा होगा, ग्रे होगा, पिंक होगा, येलो होगा, ग्रीन होगा, बच्चों में कौन सा यूज किया जाता है। तो बच्चों में जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है दोस्तों वो होता है येलो कलर चॉइस गोज। अब हम थोड़ा सा कैनुला के बारे में बात करते हैं, कौन सा कैनुला क्या है दोस्तों। कैनुला कलर और कैनुला की साइज की हम बात करेंगे और उनसे जो फ्लो होगा उसकी भी हम बात कर लेंगे दोस्तों। कलर, तो दोस्तों कलर में हम बात करते हैं ऑरेंज कलर का कैनुला। तो ऑरेंज कलर का कैनुला की साइज बताइए, कमेंट में बताना दोस्तों, सारे कैनुला आप कमेंट में लिखना। इसके होता है 14 गोज। फ्लो कितना होगा दोस्तों इससे, इससे होगा दोस्तों फ्लो 270 टू 300 ml पर मिनट ऑरेंज से। दूसरा आता है दोस्तों ग्रे कलर, जो ग्रे कलर होता है वो 16 गोज होता है, इससे जो फ्लो होगा वो होगा दोस्तों 200 ml पर मिनट। उसके अलावा जो ग्रीन होता है, ग्रीन आता है, ग्रीन होता है दोस्तों 18 गोज। ग्रीन से पहले दोस्तों एम्स में चलते हैं बड़े हॉस्पिटल में, वाइट कलर का, ऑरेंज, ग्रे, वाइट, जो वाइट होता है वो 17 गोज होता है दोस्तों, वाइट होता है वो 17 गोज होता है। उसका फ्लो दोस्तों होता है 150 के आसपास होता है दोस्तों। उसके अलावा ग्रीन गोज, ग्रीन कलर का कैनुला होता है वो 18 गोज का होता है, इसका जो फ्लो होता है वो 90 ml पर मिनट होता है। ग्रीन के बाद में दोस्तों आता है पिंक, पिंक होता है दोस्तों 20 गोज, इसका जो फ्लो होता है वो 60 ml पर मिनट होता है दोस्तों। उसके अलावा ब्लू आता है, ब्लू होता है 22 गोज, इसका जो फ्लो होता है वो 33 ml पर मिनट होता है दोस्तों। येलो होता है वो 24 गोज है, जिसका फ्लो 20 ml पर मिनट होता है। और पर्पल कलर, पर्पल होता है दोस्तों PURPL, पर्पल कलर 20 गोज, जिसका फ्लो होता है 16 ml पर मिनट। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। ऑरेंज कलर 14 गोज का होता है, जो फ्लो होता है वो 270 टू 300 ml पर मिनट। नेक्स्ट आता है ग्रे 16 गोज का, जिसका फ्लो होता है 200 ml पर मिनट। फिर आता है वाइट कलर कैनुला 17 गोज और लगभग ऑलमोस्ट 150 ml पर मिनट होता है। ग्रीन 18 गोज, जिसका फ्लो होता है 90 ml पर मिनट। उसके अलावा जो पिंक होता है 20 गोज, जिसका फ्लो होता है 60 ml पर मिनट। ब्लू होता है 22 गोज, साइज होती है 22 गोज, जो फ्लो होता है वो 33 ml पर मिनट। येलो 24 गोज 20 ml पर मिनट। और पर्पल होता है जो 26 गोज का होता है, 16 ml पर मिनट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों येलो।
अगर आपको यह क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा और आप एम्स नोटसेट और आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या दूसरे नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे ही पीवाईक्यू और इमेज बेस्ड क्वेश्चन मैं इस चैनल पर रेगुलर लेकर आता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।